नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में इतिहास के सबसे बड़े और पेचीदा सवालों में से एक को सुलझाया जाएगा। आधुनिक दुनिया को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इतिहास का सबसे अजेय साम्राज्य रोमन साम्राज्य आखिर कैसे अपने अंत तक पहुंचा। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे विशाल ढांचे के ढहने की कहानी है जिसे कभी अमर माना जाता था। तो आइए इस महान साम्राज्य का एक ऐतिहासिक पोस्टमार्टम करते हैं। जब भी किसी महान साम्राज्य के पतन का जिक्र होता है तो जहन में क्या आता है? शायद भयंकर युद्ध, जलते हुए शहर और बिल्कुल सिनेमाई स्टाइल वाली लड़ाइयां, है ना? लेकिन 476 ईस्वी का ये साल इन सारी उम्मीदों को पूरी तरह पलट देता है। इस साल कोई महायुद्ध नहीं हुआ था। इसके बजाय रोम के आखिरी पश्चिमी सम्राट, जो महज 14 साल का एक बच्चा था, उसने चुपचाप अपना मुकुट उतारकर एक बर्बर जर्मन राजा को सौंप दिया। बस ऐसे ही, बिना किसी शोर शराबे के, सदियों पुराना साम्राज्य एक बच्चे के हाथों से फिसल गया। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस ऐतिहासिक पोस्टमार्टम का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, साम्राज्य का विभाजन। दूसरा, पतन के मुख्य कारण। तीसरा, ईसाई धर्म की भूमिका। चौथा, बाहरी आक्रमण। और अंत में सामंतवाद का उदय। भाग 1, साम्राज्य का विभाजन। ये वो पुरानी बीमारियां थी जो साम्राज्य में पहले से मौजूद थी। उस आखिरी पल से थोड़ा पीछे चलते हैं। दरअसल हुआ ये था कि रोमन साम्राज्य का विस्तार इतना अधिक हो गया था कि ब्रिटेन से लेकर मिस्र तक फैले इस विशाल क्षेत्र को किसी एक केंद्रीय सत्ता के लिए चलाना लगभग असंभव हो गया था। इसलिए तीसरी सदी में एक निर्णायक फैसला लिया गया। साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका था, तो इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया: पश्चिमी और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी हिस्सा, जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, वो काफी समृद्ध था और 12वीं सदी तक आराम से टिका रहा। लेकिन पश्चिमी हिस्सा, जिसकी राजधानी रोम थी, वो संसाधनों की भारी कमी से जूझने लगा। सारा पैसा पूर्व की ओर चला गया, जिससे पश्चिमी रोम पूरी तरह से कमजोर और बाहरी हमलों के लिए असुरक्षित छूट गया। भाग 2, पतन के मुख्य कारण यानी अंदरूनी लक्षण। बाहरी हमलों से पहले ये देखना जरूरी है कि दीवारें अंदर से खोखली कैसे हुईं। रोम की राजनीतिक उथल-पुथल को समझना हो तो बस इस एक नंबर पे गौर करना होगा: 26। तीसरी सदी के संकट के दौरान महज 50 सालों के छोटे से अंतराल में कुल 26 सम्राट सत्ता में आए और गए। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर ने अपना पद शांतिपूर्ण तरीके से नहीं छोड़ा था, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। अक्सर सम्राट के ही अंगरक्षक पैसों के लिए उसे मार डालते थे। इस लगातार चलने वाले गृह युद्ध ने प्रशासन की कमर पूरी तरह से तोड़ दी थी। तो सबसे अहम बात यह है कि इस राजनीतिक ड्रामे ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। सेना का भारी खर्च उठाने के लिए सिक्कों में मिलावट शुरू कर दी गई, जिससे भयानक महंगाई आई। हालत ये हो गई थी कि एक मजदूर की पूरे दिन की कमाई से एक दिन की रोटी तक नहीं खरीदी जा सकती थी। इस आर्थिक तबाही और भारी टैक्स से बचने के लिए किसान अपनी जमीनें छोड़कर भागने लगे, और यहीं से सर्फडम यानी दास प्रथा का उदय हुआ, जहां किसानों को जमीन से ही बांध दिया गया। भाग 3, ईसाई धर्म की भूमिका। यह एक काफी विवादास्पद डायग्नोसिस है, तो आइए इस बहस के दोनों पहलुओं को निष्पक्ष रूप से समझते हैं। इस बौद्धिक बहस के दो मुख्य पहलू हैं। एक तरफ 18वीं सदी के मशहूर इतिहासकार एडवर्ड गिबन का तर्क था कि ईसाई धर्म ने लोगों का ध्यान इस दुनिया से हटाकर मृत्यु के बाद के जीवन पर लगा दिया। उनके अनुसार इस शांति और अहिंसा के संदेश ने रोमन सेना के आक्रामक मनोबल को कमजोर कर दिया। दूसरी ओर आधुनिक इतिहासकार इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि जब राज्य और सत्ता ढह रही थी, तब ये वास्तव में ईसाई चर्च ही था जिसने रोम के प्रशासन, शिक्षा और समाज को संजोकर रखा और उसे पूरी तरह से बिखरने से बचाया। भाग 4, बाहरी आक्रमण और युद्ध यानी वो आखिरी प्रहार। जब एक राज्य अंदर से इतना कमजोर हो जाए तो बाहर से आने वाले झटकों को बर्दाश्त करना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। चौथी सदी के अंत में घटनाओं का एक स्पष्ट डोमिनोज प्रभाव शुरू हुआ। जब मध्य एशिया से हून योद्धाओं ने यूरोप पर हमला किया, तो वहां के गोथ जनजातियां अपनी जान बचाकर रोमन साम्राज्य में शरण मांगने आईं। ये एक ऐसा मौका था जब रोम इन योद्धाओं को अपनी सेना में शामिल कर सकता था। लेकिन भ्रष्ट रोमन अधिकारियों ने इन शरणार्थियों का जमकर शोषण किया। इसी दुर्व्यवहार के कारण गोथों ने भयंकर विद्रोह कर दिया। जो कभी शरणार्थी थे, वो साम्राज्य के भीतर ही एक खतरनाक दुश्मन बन गए, और इसी का नतीजा था कि 410 ईस्वी में गोथों ने रोम शहर को बुरी तरह लूट लिया।
और इससे ये बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट होता है कि रोम का पतन एक रात में हुई कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये हजारों छोटे छोटे घावों से हुई एक धीमी मौत थी। जब रोम के पास अपनी मजबूत और वफादार सेना नहीं बची, तो उन्होंने उन्हीं बाहरी बर्बर योद्धाओं को भाड़े के सैनिकों के रूप में रखना शुरू कर दिया, जिनकी रोम के प्रति कोई वफादारी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि एक बहुत ही धीमी और पीड़ादायक प्रक्रिया में रोम ने अपने ही क्षेत्र गंवा दिए। भाग 5 सामंतवाद का उदय, यानी पतन के बाद का मंजर। जब विशाल रोमन सत्ता पूरी तरह से गायब हो गई, तो उस बड़े शक्ति निर्वात को भरने के लिए सामंतवाद का जन्म हुआ। रोम के पतन के बाद का यूरोप बहुत खतरनाक और असुरक्षित था। बड़े बड़े शहरों और व्यापार की जगह एक नई कठोर व्यवस्था ने ले ली, जिसे सामंतवाद कहते हैं। इस व्यवस्था में सबसे ऊपर होता था राजा, फिर ड्यूक, बैरन, उनके नीचे सैन्य सुरक्षा देने वाले नाइट, और सबसे नीचे जमीन से बंधे हुए किसान। इस पूरी व्यवस्था का बस एक ही मुख्य उद्देश्य था, इस नए असुरक्षित माहौल में स्थानीय स्तर पर सुरक्षा देना। इस नई सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु था फीफ। आसान भाषा में कहें तो ये वो जमीन थी जो पूरी वफादारी और सैन्य सेवा के बदले में दी जाती थी। ये एक नया स्थानीय अनुबंध था। विशाल रोमन साम्राज्य के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नेटवर्क थे, अब वो पूरी तरह खत्म हो चुके थे। उनकी जगह आत्मनिर्भर मेनस सिस्टम ने ले ली थी। जो भी उगाया जाता था वहीं खपत हो जाता था। विशाल रोमन दुनिया अब छोटे छोटे आत्मनिर्भर हिस्सों में सिमट कर रह गई थी। तो हमारा ये पूरा विश्लेषण अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इतने बड़े साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? या क्या यह सिर्फ बदल गया? क्या रोम सच में मर गया था, या उसने मध्यकालीन यूरोप की संस्थाओं जैसे कि कैथोलिक चर्च, रोमन कानून और सामंती व्यवस्था के रूप में बस एक नया आकार ले लिया था? साम्राज्य का सरकारी ढांचा भले ही गिर गया हो, लेकिन उसकी विरासत किसी न किसी रूप में जरूर जीवित रही। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।